तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वो था हमारा काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर जो उसकी गति या जो उसकी स्पीड की वजह से आती हो। बात समझ में आ गई? बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी जो उसकी स्पीड या उसके मोशन या उसके गति या उसके चाल की वजह से उसके अंदर आए, उसी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, बात कर ली थी। और मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि ये जो हाफ mv स्क्वायर आया, ये आया कहां से, ये कैसे आया। ठीक है, तो एक तरह से हम देखने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा बना E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये कैसे बना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन भी है कि बुक में कि क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा के लिए गजित लिखे, गतिज, वो तो इधर कर दिया। ठीक है, गतिज बुक देना, जल्दी बुक दो, स्लो मोशन में दे रही है। नहीं, जरूरत नहीं है। मित्रा, क्या गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो ध्यान से सुनो किस तरीके से निकालना है। हमने एक बॉडी ली, ठीक है, हमने एक क्या ली? बॉडी ली जिसका मास कितना है, जिसका द्रव्यमान जो है वो कितना है? m है। कितना है? m है। ठीक है, क्या है? m। इसकी इनिशियल वेलोसिटी या जिसको क्या बोलते हैं? आरंभिक। क्या बोलते हैं? आरंभिक। आरंभिक वेग जो होगा, ठीक है, वो हमने क्या लिया? v। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या ले ली? फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। क्या ले लिया? अंतिम वेग, वो ले लिया हमने u। क्या ले लिया? u। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जो v, u और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो v, u और s में कौन सा रिलेशन होता है मोशन का? कौन सा इक्वेशन आता है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है? सेकंड या थर्ड? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना? ये वाला इक्वेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये तीसरी इक्वेशन थी। तो यहां से s की वैल्यू निकालो। s क्या होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। s की वैल्यू आ गई। हाँ, अब हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कार्य जो होता है वो बराबर होता है किसके? बल गुना में विस्थापन के बराबर होता है। अब W फॉर वर्क, ठीक है, F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने S की वैल्यू निकाली है ना, तो इस S की वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा? यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा? F इंटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, 2a। और हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? m इंटू a होता है। क्या होता है? m इंटू a होता है। तो F की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? m इंटू a लिख दूंगा। तो W इज इक्वल टू m इंटू a इंटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो a से a कैंसिल
तो अब देखो W इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 में बाहर ले लू क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो मैं बाहर ले सकता हूँ, 1/2 बाहर ले लिया, तो मेरा क्या बचा m इंटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी किसी भी चीज की क्या होती है, जीरो। मतलब कोई चीज चलना स्टार्ट करिए तो चलते, जब उसने चलना स्टार्ट किया होगा तो उसका वेग क्या होगा, मतलब पहले तो वो खड़ा ही रहेगा ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब तो जो इसका, अरे उल्टा लिख देगा, ये u होगा ये v होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, u क्या हो जाएगा जीरो, तो पुट करो u इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ m इंटू में v स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो क्या रहेगा हाफ m v स्क्वायर, और यही क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, बात समझ में आ गई। तो सबसे कंफ्यूजिंग तुम्हारे लिए रहता है ये वाला कहां से है, ये आया हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या देता है रिलेशन, मतलब आरंभिक वेग, अंतिम वेग और विस्थापन के बीच में क्या देता है, एक संबंध देता है, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, मतलब गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से s की वैल्यू निकालनी है, उसको w इंटू एस वाले फॉर्मूले में, f इंटू एस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। पुट करने के बाद f की वैल्यू पुट करनी है, f इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू a होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, मतलब जो हमारा संवेग की दर होती है, जो हमारे संवेग की दर होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली फोर्स, जितना हमने बल लगाया, तो वहां से हमें F इज इक्वल टू क्या मिल जाता है एम ए, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए कहां से मिलता है हमें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, m इंटू ए यहां पे पुट कर देंगे, और इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। एग्जाम में इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है, बट समझा दिया क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, उसको करिए फटाफट। तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गया है, नेक्स्ट एनर्जी जो हमें पढ़नी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्षितिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है, हाँ ये कुछ भी हो, तो मैंने क्या बोला, क्षितिज ही बोला है मैंने भी, तेरे कान खराब हो रहे हैं, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी, शोर मचाओ, बस थोड़ा गुस्सा बढ़ने दो, मेरे को दोबारा सुनने में मजबूर मत करो अभी, पता है सुन लिया तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, तो उसी हिसाब से चुपचाप बैठे रहो। क्षितिज ऊर्जा, क्षितिज बोला यार, देख प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, ठीक है, समझाना मुझे ही है, ठीक है। तो अब बता दो प्रोनाउंसिएशन की वजह से समझना नहीं है, समझना है ना, बस कोई बात नहीं अच्छा करना, नहीं निकल रहा मेरे मुंह से तो नहीं निकल रहा, मैं पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ, समझ जाएंगे। हाँ तो लिख दिया है ना तुम्हारे लिए, दिखते हैं। हाँ तो देखो ये जो क्षितिज होती है या जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कपड़ा कहाँ गया यार, हाँ ठीक है। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है या क्षितिज ऊर्जा होती है, ये क्यों होती है, कोई बॉडी है, ठीक है, तो जब बॉडी अपनी हाइट या अपनी जगह या अपना आकार, ठीक है, कौन कौन सी चीजें, हाइट, ठीक है, जगह और अपना आकार, अगर इन तीनों में कोई भी बदलाव करता है तो उस बॉडी के अंदर क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। द एनर्जी विच इज caused due to shape, size and position, ठीक है, shape, size and position, size तो नहीं, shape,
पोजीशन एंड हाइट, इन तीनों की वजह से जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई ऊर्जा आएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी या क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, क्या है, कॉकरोच है क्या? ये उधर दुकान से आ रहा है यार। दुकान से मतलब खरीद के लाए हो? हाँ, वो दुकान वाले सप्लाई कर रहे हैं, मैं फ्री में। ए तो चिल्ला मत। देखिए, द एनर्जी ऑफ a body due to its position, ठीक है, और change in shape is known as potential energy। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। किसी वस्तु में ठीक है, किसी वस्तु में उसके जगह और उसके आकार में आए बदलाव की वजह से होने वाली या से आने वाली ऊर्जा को क्षितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, लेट सपोज कोई बॉल है, उसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। तो उसके जब वो अपनी हाइट चेंज कर रही है, एक पॉइंट से एक पॉइंट पे जा रही है, तो उस पे कौन सी एनर्जी आ रही है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब कि हमारी जो बॉडी है वो अपनी हाइट चेंज करे या वो शेप चेंज करे। फॉर एग्जांपल, कोई रबर बैंड है, उस रबर बैंड को जितना मैं खींचूंगा उसकी शेप चेंज होगी। जैसे मैंने उसको छोड़ा, उसके अंदर क्या स्टोर हो गया था, जब मैं उसको खींचा तब उसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैंने उसको छोड़ा तो क्या आ गया, अपने दोबारा उसी शेप में आ गया, ड्यू टू यूज ऑफ इट्स एनर्जी। उसने अपनी एनर्जी को यूज करा और वो अपने शेप में दोबारा आ गया। तो रबर वाले केस में क्या चेंज हुआ, उसका शेप, और बॉल वाले केस में क्या चेंज हुआ, उसका हाइट। तो जब भी हाइट और शेप मतलब ऊंचाई और आकार में बदलाव होता है और उस वजह से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को क्या बोला जाता है, क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्लियर बात इतनी? हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल। थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, एक गेंद को ऊपर फेंकना। थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंकना लिखो, या एक गेंद को ऊपर फेंकना, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बोलो, दूसरा एग्जांपल, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को खींचना, दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जब उसकी हाइट चेंज होती है, और उस पे ग्रेविटी वर्क करती है, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो चीज नीचे भी आएगी, तो नीचे कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटी। तो जब इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इस वाली पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए,
अब दो मैंने बोला ना, एक तो हाइट चेंज करने के लिए, तो हाइट चेंज करने वाले को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और शेप चेंज करने वाले को क्या बोलेंगे, इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी कौन सी, इलास्टिक, कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होता है तुम्हारा गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा, और एक होती है तुम्हारी इलास्टिक को क्या बोलते हैं, इलास्टिक ही बोलते हैं, इलास्टिक क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन हाइट, ठीक है, और ये किस लिए होता है, ड्यू टू चेंज इन क्या, चेंज इन शेप। ठीक है, ये क्या होता है, ऊंचाई में बदलाव के कारण, ऊंचाई में बदलाव के कारण। ठीक है, और यह होती है आकार में बदलाव के कारण। ठीक है, समझ में आ गया दोनों ऊर्जा कैसे होती है, एक ऊंचाई के बदलाव की वजह से होती है और एक उसके आकार के बदलाव के वजह से होती है। क्लियर दोनों? ठीक है, और इन दोनों को ही कॉमनली क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। इतनी क्लियर? अगर तुमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ ले बता दोगे, इलास्टिकल पोटेंशियल पूछेगा तो बता दोगे, हाँ, और अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो भी बता दोगे। तीनों डेफिनेशन यहां पे लिखवा चुका हूं। हाँ, क्लियर? कोई डाउट इस टॉपिक में? हाँ, कोई भी डाउट किसी को भी? हाँ भाई, बॉर्डर पे बैठे हुए इंसान रौनक, आवाज आ रही है? चलो, देख तो रहा है भाई, बोर्ड बहुत बड़ा लगाया। क्या है, कितने 28 बच्चे बैठे होंगे, 28-29 साल, कोई बात नहीं। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? देखो, ज्यादा बच्चे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि समझ में कम आएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, हाथ खड़ा कर दो, इस चीज को 10 बार पढ़ाने के लिए मैं रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, एक भी शब्द ना समझ में आया वो बोल दो। चलो, नहीं कोई वर्ड? क्या जी? ग्रेविटेशनल? हाँ, अब वो तो यही बात होगी, वो क्षितिज कर रही है तो जी कर रही है। हाँ, एक मिनट, क्या स्पेलिंग गलत लिखी है? तो इलास्टिक समझ में नहीं आया। रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को खींचा तो खींचने की वजह से उसमें जो ऊर्जा आई उसको क्या बोला जाएगा, इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब उसको खींचा तो उसकी जो आकार है वो बदल गई। ठीक है, और आकार बदलने की वजह से उसमें कौन सी आ गई ऊर्जा, इलास्टिक क्षितिज ऊर्जा। ठीक है भाई? हाँ, क्लियर? हाँ, पोजीशन इज अ हाइट, हाइट भी तो है। हाइट क्या है, पोजीशन चेंज ही तो हो रही है, या हाइट चेंज नहीं, हाइट में पोजीशन नहीं होती, वही बात होती है। ठीक है, हाँ, वापस तो आ जाता है बट वो चेंज तो हो रही है। हाँ, साइड में जब जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। हाँ भाई, हाँ, क्या हुआ, क्या आ गया भाई? आ गया? पोजीशन का मतलब समझ में आया ना? देखो,
जब मेरे हाथ में ये ए पॉइंट मान लो, ऊपर गई ये बी पॉइंट, तो पोजीशन चेंज हुई ना ए टू बी, तो ये पोजीशन मान लो या हाइट बोल दो, ठीक है। तो जब ऊपर जाते हैं तो पोजीशन हो गया, जब साइडवेज जाएगी मतलब इधर जाएगी तो मतलब सीधे जा रही है ना, चल के जा रही है, तो उसमें कोई गति होगी, अगर गति होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अरे गति की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, और ऊंचाई और उसके आकार की वजह से कौन सी होती है, पोटेंशियल होती है। बात समझो, ठीक है। आई बात क्लियर, समझ में आ गया? हाँ थोड़ी सी ऊपर आगे जाएगी तो क्या, ऊपर यार आगे जाएगी तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों हो गई। उसकी जान को खतरे है। क्या हुआ, उसकी जान को बेटी ठीक है। हाँ यहाँ तक हो गया। अब मैं गंदे काम कैमरा के सामने करता अच्छा नहीं लगूंगा ना, बस ठीक है। हाँ हो गया ये तक, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन क्लियर है, अब चलते हैं किस पे, फॉर्मूले पे। किसे चलते हैं, फॉर्मूले पे। मिटाऊं ये, तो बोल क्यों रहे भाई, बोलना क्यों है? हेडिंग डालिए फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्षितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। तो देखो कोई भी एनर्जी हो या कोई भी वर्क हो, तो हमने पहले बात क्लियर कर ली थी ना कि वर्क और एनर्जी क्या होता है, सेम सेम। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च के अंदर उसकी बैटरी में जितनी एनर्जी होगी उतने ही देर वो टॉर्च वर्क करेगा, है ना। तो एनर्जी और वर्क क्या हो गई, बराबर चीज है, ठीक है। तो यहां पर भी जब फॉर्मूला हम लिखेंगे वहां पे तुम ई लिखो, कई बुक में तुम्हें ई लिखा दिखेगा, कई बुक में तुम्हें डब्ल्यू लिखा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ई लिख रहा हूं, ठीक है, ई फॉर एनर्जी। और यहाँ पे क्या कर लो, ईपी कर लो, क्या कर लो, ईपी। ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक वाला था वहां पे ई के नीचे क्या लिख दो, के, तो काइनेटिक एनर्जी, है ना, बस डिनोट कर रहे हैं। हाँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा m इंटू जी इंटू एच, ठीक है, m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज क्या, मास, द्रव्यमान। क्या है, m द्रव्यमान है, ठीक है। g क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण। क्या, गुरुत्वीय। जिंदगी में ना हर किसी की गलती निकालते रहना, खुद कमा के कुछ मत खाना, है, ठीक है। एच इज हाइट, एच इज हाइट, ऊंचाई। अरे वही तो, तुम्हें सब कुछ परोस के दे दिया, तुमने खाया नहीं जा रहा उठा के। अब बताओ, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया, m इंटू जी इंटू एच। अरे भाई न्यूमेरिकल पे भी आ रहे हैं। हाँ समझ में आ गया, इतना क्लियर, फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या समझना है, m इंटू जी इंटू एम जी क्या है, एम जी क्या है, फोर्स। एम जी क्या होता है, फोर्स, क्योंकि बताया था ना F इजिकल्स टू क्या होता है हमारा, m a होता है। और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में a को किससे रिप्लेस करते हैं, g से, तो ये क्या बन जाता है, F इजिकल्स टू m g, ठीक है। और h जो है वो क्या है, हमारी हाइट। तो हाइट जब है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रही होगी, तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, h, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है W का, F इंटू एस, ठीक है। F की जगह पे क्या लिख दिया, ये, और S को किससे रिप्लेस कर दिया, H से, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, M इंटू जी इंटू एच। आई बात क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब समझ जाएगा। हाँ मिटाऊं,
कुछ क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल्स करें। चला रहा हूं, वो एक एक बार चलाना पड़ता है। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी पे मैंने करवा दिया था ना क्वेश्चन। ओके ओके, चलो चलो ठीक। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। सुनिए क्वेश्चन, सुनिए क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.5 है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूं क्या बोल रहा है, बुक से भी देख सकते हो अपने। भाई देखने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है 6 किलो का। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने का है, 6 किलो का, उसको 10 किलो का। ठीक है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक हाइट पे पहुंचाया। कौन सी हाइट, 6 मीटर, 6 मीटर ऊंची हाइट पे उसको पहुंचाया। तो बोल रहे हैं जब वो 6 मीटर ऊंची हाइट पे होगा तो इस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होगी, इस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया, मास दे दिया। मास कितना दिया, 10 किलो। हाइट कितना दिया, 6 मीटर। और जी तो हमें पता ही होता है, या तो 9.8 होता है या तो 10 होता है। बुक में इस क्वेश्चन में दे रखा है जी कितना है, 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और तो ईपी क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा यहाँ पे। तो m इंटू जी इंटू में h, तो 10 इंटू में 9.8 इंटू में 6, तो 98 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, 48 4 54 58। इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या हो गई, जूल। क्लियर। एक क्वेश्चन दूं फिर मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस तरीके से कि आपको m दे रखा है 15 किलो। ठीक है, m कितना दे रखा है, 15 किलो। ठीक है, h हमें पता नहीं है। ठीक है, h हमें पता नहीं है। g हमें 10 दे रखा है और हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, वो 150 जूल दे रखी है। तो आप हमें हाइट बताइए। चलिए निकालिए क्वेश्चन, निकालिए। समझ रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास 15 दे रखा है, हाइट हमें पता नहीं है, और जी हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी। क्या निकालनी है, हाइट। निकालिए भाई, क्वेश्चन अभी बनाए मैंने। हाँ तो देखिए भाई, हाँ अटेंशन इधर। ईपी क्या हो जाएगा हमारा, m इंटू जी इंटू एच। ईपी कितना देखा है, 150। m कितना देखा है, 15। g कितना है, 10। h निकालना है, तो 150 इज इक्वल टू कितना आएगा, 150 इंटू में h। तो h इज इक्वल टू आएगा 150 बाय 150, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 मीटर। मतलब जो 15 किलो की चीज है उसको अगर हम 1 मीटर की हाइट पर रखेंगे तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, 150 जूल की। कितनी एनर्जी होगी, 150 जूल। क्लियर है यहां तक। हाँ, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गई हमारी। हाँ, अब एक बात आती है, ठीक है, कि क्या ये एनर्जी जो होती है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। फैन घूम रहा है ना, हवा मिल रही है ना, तो कैसे चल रहा है, वो लाइट से चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी किसको घुमा रही है, मोटर को घुमा रही है, और मोटर फिर क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसमें चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, विंड एनर्जी में। और फिर विंड एनर्जी क्या हो गई, पूरे एनवायरमेंट में मिल गई। ठीक है, तो जो हर कोई मतलब क्या है कि जितनी भी एनर्जी है वो क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, कोई भी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। बात समझ में आ गई। हाँ, किसी को इस बात में डाउट है, नहीं ना। हाँ ठीक है,
तो अब अगर कोई भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है क्या, लॉ ऑफ कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जो डाल्टन ने दिया था, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या करना है, मास को हटाना है, एनर्जी को लगाना है, तो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो ऊर्जा होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना तो इसको खत्म किया जा सकता है। यही क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात, अब उसी को लिखना है। तो फैन वाले एग्जांपल तो समझ गए ना, कि जब फैन में मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसने उसको पहले मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया, फिर मैकेनिकल को विंड एनर्जी में चेंज किया, और फिर विंड एनर्जी को कहां मिला दिया, एनवायरमेंट में मिला दिया। अब एनवायरमेंट में वो विंड एनर्जी है, एनवायरमेंट में वो विंड एनर्जी है, तो बोले भैया महसूस क्यों नहीं हो रही, महसूस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एनवायरमेंट इस रूम जितना तो है नहीं, है ना, एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा है, और कहीं पे हवा की कमी होगी तो कहीं पे हवा ज्यादा होगा, तो क्या होगा, मूव कहां कर जाएगी, हवा उधर को मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी हवा बनी, ठीक है, जब तक ये चल रहा तब तक तो हवा लगेगी, और जैसे ये बंद हो गया तो हवा क्या हो जाएगी, पूरी तरफ फैल जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही है ना हिंदी में, हाँ यही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अरे हिंदी आती है मेरे को बहुत। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सही लिखा है ना, सही लिखा है ना मैंने, देखा, अरे ये दिखा तू, अरे बिल्कुल सही लिखा। देखो ज्यादा बच्चे होने का यही फायदा है, ठंड में गर्मी लग रही है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने की वजह से वो इस पूरे रूम को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक है, और फिर जैसे हवा चला दी, वो जो गर्म एनर्जी है वो क्या हो गई, इन्वायरमेंट में मिल गई। ठीक है, तो इसमें भी साइंस है। हाँ सुन लो भाई इधर, तो लिखिए इसमें, according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed, it just changes from one form to another, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय मतलब खत्म किया जा सकता है, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती जाती है। ठीक है, लिखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में
बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी एनर्जी हमारे पूरे इन्वायरमेंट में वो सारी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जितनी थी पहले भी अभी भी क्या है, उतनी ही थी, चाहे हम उसको कितना भी यूज कर ले, चाहे उसको हम कितना भी यूज कर ले। समझ में आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करूं, जोड़ूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करूं, जोड़ूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट, या जीरो भी कह सकते हो तुम, या जीरो भी कह सकते हो, क्योंकि जीरो तो हर जगह है, जीरो अनलिमिटेड है, जीरो क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है ये, गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को जब हम किससे जोड़ेंगे, गतिज ऊर्जा को क्षितिज ऊर्जा से, किससे जोड़ेंगे, क्षितिज ऊर्जा से, दोनों का योग या दोनों का जोड़ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अचर मिलेगा। क्या मिलेगा, अचर। अचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब भी चाहे हम काइनेटिक एनर्जी यूज करें चाहे पोटेंशियल एनर्जी करें, दोनों को प्लस करने पे हमेशा कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है इतनी? हाँ, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और इसी के बेसिस पे क्या लिख सकते हो, हाफ, इससे एक और चीज आती है ना, हाफ mv² प्लस mgh प्लस mgh इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट या जीरो, इज इक्वल टू कांस्टेंट या जीरो। कांस्टेंट ही लिख लो। ठीक है, चलो आज खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक बचा है पावर। डन? क्या हुआ, देख लिया? मिटा दो भाई। हाँ, तो आई डालिए पावर, हिंदी में शक्ति, शक्ति। ओ शक्तिमान की फैन। हाँ बस बस। पावर को एक और नाम से जाना जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर, काम करने की। काम और कार्य क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। तो काम की जगह हम कार्य भी यूज कर सकते हैं, कार्य की जगह हम काम भी यूज कर सकते हैं। हिंदी सीखी नहीं है ना बचपन से। पावर, शक्ति, हाँ बस बस। क्या, मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ पता है। अभी एक बार फोन करूंगा तेरे घर पे, मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा, फिर देख ले क्या होगा। और एकदम शुद्ध हिंदी में बोलूंगा। करूँ कॉल? लिखिए, हाँ भाई लिख लो। पावर इज डिफाइंड एज द rate of doing work, ठीक है, बस सिंपल। ठीक है, सिंपल है ना, एक लाइन की डेफिनेशन है। हाँ भाई एक बार चुप हो जाओ। कार्य
कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण का मतलब होता है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, तो की दर को शक्ति कहते हैं, बात समझ में आ गई? हाँ, पावर इज डायरेक्टली इज पावर क्या होता है हमारा? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कि कितने समय में आपने कितना कार्य करा है। दर क्या होता है? कितने समय में हमने कितना कार्य करा है, उसको क्या बोला जाता है? दर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर। ठीक है, तो शक्ति जो होगा वो बराबर हो जाएगा कार्य, मतलब क्या रहेगा? कार्य बटे में समय। ठीक है, और P इज इक्वल्स टू W बाय T। W क्या है यहाँ पे? वर्क डन, और T क्या है? टाइम टेकन, और P क्या है? पावर। ठीक है, ये क्या है? कार्य, ये क्या है? समय, और ये क्या है? शक्ति। ठीक है, तो जितना तुम कार्य करोगे समय के साथ उतनी शक्ति तुम्हें मिलती जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, क्या? बाल वो आर्टिफिशियल शक्ति है, नॉनसेंस ताकत है, नॉनसेंस शक्तियां। हाँ, बस हाँ, समझ में आ गया? हाँ, कि कार्य करोगे समय के साथ क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन विद टाइम गिव्स यू मोर पावर। ठीक है, हाँ, तो देखो, या तो तुम इसको क्या बोल दो? वर्क डन अपॉन टाइम बोल दो, या तो इसको तुम क्या बोल दो? पावर इज इक्वल्स टू, एक और चीज भी तो बोल सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। बताओ, दोनों में कोई डिफरेंस है? किसी को लग रहा है दोनों चीजें अलग अलग है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, फैन है, ठीक है, तो फैन कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो घूम रहा है तो हवा दे रहा है। हाँ, तो इस कार्य को करने के लिए इसने यहां से इलेक्ट्रिसिटी ली, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेगा उतना ही तो कार्य करेगा। तो ये कार्य बोल दूं या एनर्जी कंज्यूम बोल दूं, दोनों क्या होगा? बराबर होगा ना। या ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे मैं यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे रहा हूं बट ये कार्य कम कर रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं। ठीक है, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा उतना ये कार्य करेगा। रेगुलेटर को ले लो, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा करता है। अगर ज्यादा करोगे तो स्पीड में घूमेगा, कम करोगे तो स्लो घूमेगा। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है? वो इस चीज को ये बता रहा है कि वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम क्या होगा? दोनों बराबर होगा। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर शक्ति होगी तब तक तुम कार्य कर सकते हो। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब तुम्हारी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो तुम वहां पे कार्य करना बंद कर दोगे। ठीक है, आज तक तो कोई शक्ति है ही नहीं। हाँ, तो इसको भी क्या लिख सकते हो? पावर को शक्ति लिख लो, हिंदी में ये क्या रहेगा? ये ऊर्जा रूपांतरण कर लो, उसको रूपांतरण अपॉन में समय, ठीक है, तो ये क्या होगी? पावर की डेफिनेशन होगी। क्या होगी? पावर की डेफिनेशन। अब भाई किसी की डेफिनेशन है, हाँ, किसी की डेफिनेशन है तो उसका क्या होगा? यूनिट भी होगा। तो यूनिट ऑफ पावर लिख लीजिए, यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई क्या होगी? वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। ठीक है, क्या होता है? वॉट।
उसको पढ़ते वॉट है भाई। उसको तो हम वॉल्ट हाँ, बोल्ट तो अलग हो गया। वॉल्ट वॉल्ट क्यों पढ़ेंगे, डबल टी है, वॉट पढ़े थे। हाँ बस बस बस, हाँ मेगावाट गीगावाट होता है, मेगावाट भी होता है। अरे तो बड़ी बड़ी यूनिट, एक मेगावाट में 1000 वाट होगा। यार तुम क्या प्रोनाउंसिएशन में अटके पड़े हो, लिख लिया। हाँ, अब अगर इसकी कोई यूनिट है तो जैसे हमने क्या करा था, 1 न्यूटन को डिफाइन किया था, फिर 1 जूल को डिफाइन किया था, अब किसको डिफाइन करेंगे, 1 वॉट को। ठीक है, मिटाओ ये सारा, मिटा दो। हाँ मिटा दो। अब भाई देखो, शांत रहो थोड़ा, क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ थोड़ी देर में। 1 घंटा पढ़ा है ना, 1 घंटा पीटूंगा दबा के। हाँ, सबसे पहले समीर से स्टार्ट करेंगे। 1 वॉट, हाँ लिखिए। 1 वॉट ऑफ पावर, लिखने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला है। 1 वॉट इज द पावर, ठीक है, 1 वॉट इज द पावर, 1 watt is the power of an appliance, of an appliance, of an appliance which does work, which does work, which does work, which does work at the rate of, at the rate of, at the rate of 1 joule per second, at the rate of 1 joule per second। तो 1, तो हिंदी में लिखिए, 1 वाट शक्ति, 1 वाट शक्ति एक विद्युत उपकरण, एक विद्युत उपकरण द्वारा इस्तेमाल किए गए 1 जूल ऊर्जा, 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 वाट शक्ति क्या होती है, जब एक विद्युत उपकरण क्या करता है, 1 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसी को क्या बोला जाता है, 1 वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, 1 वाट जो होगा बराबर होगा 1 जूल बटे में 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, पावर क्या होती है, यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन क्या है उसकी यूनिट की। ठीक है, और कुछ बचा क्या। ठीक है, अब किलोवाट बचा है, किलोवाट क्या होता है देखो। हाँ, तो देखो जैसे केजी ग्राम होता है वैसे किलोवाट और वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट्स। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट के अंदर क्या होगा, 1000 जूल पर सेकेंड होंगे, 1000 जूल पर सेकेंड होंगे, क्योंकि वाट किससे मिला है, जूल और सेकेंड से। तो एक किलोवाट में 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी होगी, मतलब 1 सेकेंड में वो कितनी एनर्जी यूज कर रहा होगा, 1000 जूल, तभी उसको क्या कहा जाएगा, उसको 1 किलोवाट कहा जाएगा। ठीक है, अब इस पावर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे। तो उसके लिए रख देते हैं थोड़ा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ले आऊंगा ना, क्या करना है, मेरा फोन ले हाँ, हो गया ना ये तक। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते हैं, आज की क्लास पे यहीं खत्म करते हैं। जाने के लिए नहीं बोला मैंने, क्लास खत्म कर रहा हूं।